श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं SYBA सेमेस्टर 4 गौन टू हिंदी दिव्या उपन्यास कथावस्तु भाग 1 और भाग 2 के बारे में हमने कल अभ्यास किया था। आज हम दिव्या उपन्यास कथावस्तु भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कभी कभी पृथुसेन के अनिष्ट के दुष्कल्पनाओं से वह सिहर उठती। उसने पृथुसेन की रक्षा के लिए तांत्रिक वैकुंठ से महाशक्ति कवच प्राप्त किया। अचानक दिव्या को समाचार मिला कि पृथुसेन चौथे दिन मध्यरात्रि के पश्चात युद्ध के लिए प्रस्थान करेगा। 3 दिन तक उसने पृथुसेन से मिलने का प्रयास किया किंतु सफल न हो सकी। चौथे दिन पृथुसेन की दासी ने उसे समाचार दिया कि पृथुसेन भी दिव्या से मिलने के लिए अधीर है। दासी द्वारा दिए गए संदेश से दिव्या के नेत्र ज्योतिमय हो उठे। अपना अस्तित्व उसे सौंपकर उसके हृदय में समाकर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई। दोनों प्रेमी मल्लिका प्रसाद में मिले। विह्वल हृदय से दोनों एक दूसरे में समा गए। दिव्या के पूर्ण आत्मसमर्पण से पृथुसेन तृप्त हुआ। तो इसी तरह पृथुसेन के जो दुष्कल्पनाओं से वह जो सिहर उठती है, तब पृथुसेन की रक्षा के लिए वो तांत्रिक वैकुंठ से महाशक्ति का कवच भी प्राप्त कर लिया। अचानक दिव्या को समाचार मिला कि पृथुसेन चौथे दिन रात्रि के समय ही युद्ध के लिए प्रस्थान होने वाला है। तो 3 दिन तक उसे पृथुसेन मिलने का प्रयास किया परंतु वो सफल नहीं हो सकी। चौथे दिन पृथुसेन की दासी ने उसे समाचार दिया कि पृथुसेन भी दिव्या से मिलने के लिए अधीर है। तो दासी द्वारा दिए गए वो जो संदेश था, तो दिव्या के नेत्रों में उसे ज्योतिमय हो उठा कि मुझे मिलने के लिए वो पृथुसेन भी तैयार है। अपना अस्तित्व उसे सौंपकर उसके हृदय के समाकर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या ने समर्पण की विजय यात्रा के लिए भी प्रस्तुत हो गई थी। दोनों प्रेमी मल्लिका प्रासाद में मिले और विह्वल हृदय में दोनों एक दूसरे में समा गए थे। इसी तरह दिव्या और पृथुसेन दोनों आपस में आत्मसमर्पण से पृथुसेन तृप्त भी हो गया। तो पृथुसेन ने अपने शौर्य व पराक्रम से केंद्रस्थ को पराजित किया। दस्यु दल दार्व की ओर पीछे हटने लगे। संपूर्ण सागर नगरी हर्ष विभोर होकर नाचने लगी। दिव्या पृथुसेन के लौटने की बाट देखती रहती थी। चौथे मास के अंत में समाचार मिला कि पृथुसेन ने छावी का आधा प्रदेश विजय कर लिया है। युद्ध में उसके हाथों केंद्रस्थ धराशायी हुआ वो और पृथुसेन भी आहत हुआ है। विजयी सेना और घायल पृथुसेन के लौटने के समाचार से दिव्या प्रसन्नता से भर गई। दिव्या इस समय गर्भवती थी। इसी तरह पृथुसेन अपने पराक्रम के केंद्रस्थ को पराजित किया और दस्यु दल दार्व की ओर उसे पीछे हटने लगे। संपूर्ण सागर नगरी हर्ष विभोर होकर नाचने लगी थी। तब दिव्या पृथुसेन से लौटने की बाट देखती रहती थी और चौथे मास के अंत तक समाचार मिला कि पृथुसेन ने छावी का आधा प्रदेश उसे जीत लिया है। तो युद्ध में उसके हाथों केंद्र जो धराशायी हुआ था और पृथुसेन भी आहत हुआ था, यानी कि वो भी घायल हुआ था। विजयी सेना और घायल पृथुसेन के लौटने के समाचार से दिव्या के मन में प्रसन्नता आ गई और दिव्या इस समय गर्भवती भी थी। विकट वास्तव मद्र की विजयी सेना घायल सेनापति पृथुसेन को लेकर सैन्य स्नेह सागल की ओर बढ़ रही थी। रात्रि में सेना ने नगर से 2 योजन दूर शिविर डालकर विश्राम किया। प्रातः पृथुसेन सेना स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित नगर द्वारा तक पहुंचा।
कुल नारियों ने सेनापति की आरती उतारी। गणपति मिथोद्रस की पौत्री कुमारी सिरो ने पृथुसेन के का विजय अभिषेक कर उसे हरित किशलय का मुकुट पहनाया। सभी सामंतों ने उसके और अभ्यर्थना की। इसी तरह वास्तव में हम देखें तो सेनापति जो घायल सेनापति था वो पृथुसेन को लेकर एक सागल की ओर बढ़ गया। रात्रि में सेना नगर के 2 योजन दूर शिविर डालकर विश्राम करते थे। प्रातः पृथुसेन सेना लेकर स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित नगर तक पहुंच गए। कुल नारियों ने सेनापति की आरती भी उतारी। गणपति मिथोद्रस की पौत्री कुमारी सिरो ने पृथुसेन का विजय अभिषेक कर उसे हरित किशल का मुकुट भी पहनाया था। सामंतों ने उसे अभ्यर्थना भी यानी कि प्रार्थना भी की थी, लंबो आयु की प्रार्थना भी की थी। और निर्भय सागर नगरी विजय उन्माद से उन्मत्त हो उठी। श्रेष्ठी प्रेस्त ने पुत्र को सकुशल और विजयी लौटने पर विराट यज्ञ का आयोजन किया। पृथुसेन के घावों पर लेप लगाया गया। गणपति की पौत्री सिरो प्रतिक्षण पृथुसेन की परिचर्या में उसके ही समीप रहती। दिव्या ने पृथुसेन के नगर प्रवेश समारोह का समाचार सुना। उसके रोगी और घायल होने की सूचना से वह व्याकुल हो उठी। एक दिन दिव्या सूर्यास्त के समय दासी छाया के साथ प्रेस्थ के प्रासाद में जा पहुंची। पृथुसेन के कक्ष में पहुंचकर उसने देखा शैया पर लेटे हुए पृथुसेन का शरीर अत्यंत कुश और पीला हो गया था। सिरो ने गृहस्वामी के अधिकार से दिव्या को आसन ग्रहण करने का संकेत किया। वैधराज का आदेश था कि किसी भी अवस्था में आर्य की निंद्रा भंग न की जाए। दिव्या आहत वीर के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर लौट आई। इसी तरह निर्भय सागर नगरी में जो विजय का उन्माद हो उठा, तब श्रेष्ठ प्रेस्त ने पुत्र को सकुशल और विजयी लौटने के साथ विराट यज्ञ का आयोजन भी किया। पृथुसेन को घावों पर लेप भी लगाया गया क्योंकि वो बहुत ही घायल था। पृथुसेन बाद में गणपति की जो पौत्री थी सिरो, उसे प्रतिक्षण पृथुसेन की आसपास और परिचर्या में उसके समीप ही यानी कि पास ही रहती थी। दिव्या ने पृथुसेन के नगर प्रवेश समारोह का समाचार उन्होंने सुना तो वह उसके रोगी और घायल होने की सूचना से वह व्याकुल हो उठी और घबराई कि एक दिन दिव्या सूर्यास्त के समय दासी छाया के साथ प्रेस्त के प्रासाद में जा पहुंची क्योंकि वो पृथुसेन को मिलना चाहती थी। तो पृथुसेन के कक्ष में पहुंचकर उसने देखा तो शैया पर लेटे हुए पृथुसेन का शरीर अत्यंत पुष्प और पीला हो गया था, यानी कि घायल हुआ था। सिरो ने गृहस्वामिनी के अधिकार से दिव्या को आसन ग्रहण करने का संकेत भी किया, यानी कि इशारा भी किया। तो वैधराज का आदेश था कि किसी भी अवस्था में आर्य को निंद्रा का भंग न किया जाए। तो दिव्या आहत वीर के स्वास्थ्य को मंगल कामना कर वहाँ से लौट आई। तो पृथुसेन के जागने पर उसे दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार प्राप्त हुआ। वह व्याकुल हो उठा। कुछ स्वस्थ होने पर पृथुसेन ने अपने पिता से कहा, समर यात्रा से पूर्व में महापंडित धर्मस्थ की पौत्री से विवाह का आवेदन कर चुका हूँ। उस कार्य को अविलंबन पूर्ण करना चाहता हूँ। अवसरवादी व बुद्धि प्रधान श्रेष्ठी प्रेस्त ने पुत्र को समझाया कि वह विवाह को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनाए और दिव्या को भूलकर सिरो से विवाह करे। ऐसा करके ही वह महासेनापति बनकर गौरव प्राप्त कर सकता है। महासेनापति बनने के बाद वह गणपति भी बन सकता है। इसी तरह पृथुसेन जब घायल हुआ था तो फिर वो जागने के बाद उन्होंने दासी से पूछा कि दिव्या के आने का समाचार भी मिला उसे। तो वह पृथुसेन भी व्याकुल हो उठा दिव्या से मिलने के लिए। कुछ स्वस्थ होने से पर पृथुसेन अपने पिता से कहा कि समर यात्रा से पूर्व मैं महापंडित धर्मस्थ की पौत्री से विवाह का आवेदन, यानी कि मैं उसको
वचन दे चुका हूँ उसे कार्यों को अविलंब यानी कि देर मत कीजिए पूर्ण करना चाहता हूँ। अवसरवादी व बुद्धि प्रधान श्रेष्ठी प्रयस्त ने पुत्र को समझाया, यानी कि पृथुसेन को समझाया इसके पिता ने कि विवाह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनाए और दिव्या को भूलकर शिरों से विवाह करे। यानी कि वो पृथुसेन के पिता शिरों से विवाह करने के आग्रह करता है, जो महासेनापति की पौत्री है और गौरव प्राप्त करना चाहता है। महासेनापति बनने के बाद वह गणपति भी बन सकता है। इसीलिए पृथुसेन का पिता वो दिव्या से शादी न करके वो शिरों के साथ विवाह करने का आग्रह करता है। हाँ तो छात्रों और छात्राएं, आज हम दिव्या उपन्यास कथा वस्तु 3 के बारे में हमने अभ्यास किया। अब हम कल दिव्या उपन्यास भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।